सो हेलो जनता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं डीएनएफ ब्लॉक की वन शॉर्ट वीडियो। आज ये चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा सर्वनाश आज हम इसका कर देंगे। तो पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। करते हैं शुरू पहले ट्रांजिशन एलिमेंट से। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेनली ये वो एलिमेंट्स होते हैं डी सबशेल के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है जो कि पार्शली फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये मेन लाइन है इसमें, दे आर पार्शली फिल्ड डी सबशेल। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें डी जो सबशेल होएगा वो क्या होएगा, पार्शली फिल्ड होएगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी इसमें ट्रांजिशन सीरीज़ में नहीं गिने जाते हैं जबकि वो सीरीज़ में लिखे जाते हैं। मैंने इसे सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि मजाक इससे लर्न करना है इसको। एम से मरकरी, जेड से जिंक और के से कैडमियम। मजाक ऐसे ही मैंने अपने आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए ये किया था। तो ये वाला अगर पसंद आए तो ये वाला लर्न करना, क्योंकि काफ़ी जगह पर ये यूज़ आता ही आता है। सो 4 तरह की हमारे पास सीरीज़ होती है, 3D 4D 5D और 60 का इतना यूज़ हम करते नहीं है कभी भी, क्योंकि 60 बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है। स्कैंडियम टू जिंक हमारे पास 3D सीरीज़ होती है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, फिर जितना हो सके पहली, और मैं तो कहूँगा कि पहली और तीसरी मतलब कि 3D और 5D को अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इनको अच्छी तरह से लर्न करने की, तो जल्दी जल्दी जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो भी देख लेना। 60 को हम इतना लेते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। जनरल प्रॉपर्टीज़ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पेपर में भी पूछ लेते हैं, CBSE में भी पूछा गया कई बार कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एलिमेंट्स, तो हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, देख लिया। तो अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये इसको काटो, ये गलत है, मैं आपको देता हूँ जैसे कॉपर की आ जाए। ठीक है, आपने ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, इसको भूलना मत, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। और एक और कोबाल्ट की भी, ये एक्स्ट्रा एक दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो रिफाइन हो जाए। ठीक है, तो एक आपने कोबाल्ट की भी अब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है। क्लियर हो गया? सो अब आ जाते हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे। सो वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टू फोर्सेस अफेक्ट। ठीक है, दो फोर्सेस हमारे पास लगती हैं जब भी हम कहाँ से कहाँ को मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट को जब हम मूव करते हैं। फर्स्टली व्हेन वी मूव टूवर्ड्स फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, जब पहले हम स्कैंडियम टू मैग्नीज की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है किसकी, न्यूक्लियस की तरफ को, जिससे जो कि हाई होती है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? जिसकी वजह से जो साइज़ है इसका वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ करता है, हेंस साइज डिक्रीजेस। ठीक है, सो व्हेन वी मूव फर्दर टूवर्ड्स कॉपर, हेयर अट्रैक्शन के स्पेलिंग क्या लिख दिया मैंने, ये अट्रैक्शन के स्पेलिंग गलत है, सही करो इसको। ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, सो साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। जो हमारे पास ये जो डिप आता है, डिप की बात में होगी। ठीक है, तो जो ये है मैग्नीज के बाद से ये धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसीलिए इसमें
दो फोर्सेस लगती हैं, पहले रिपल्शन की, दूसरी किसकी, अट्रैक्शन की। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीजेस। समझ आ गया ये, ठीक है ना। सो व्हेन वी मूव इन ग्रुप 3D to 4D साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल। 4D to 5D जब हम मूव करेंगे तो साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये होता है हमारे पास? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो क्या ही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, इसको जितने स्टार लगा सको लगा लो, ठीक है। इसको पूरी तरह से रट के ही जाना है। सो इसकी क्या बन जाएगी? द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ उसका इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है, जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज बिकम सिमिलर हो जाती हैं वो। कैसे? जैसे जर्कोनियम और हैफनियम अगर लें तो जो जर्कोनियम है वो 4D एलिमेंट है और जो हैफनियम है वो 5D एलिमेंट है। दोनों के एटॉमिक नंबर देखो कितने में डिफरेंस है, बट इनका जो साइज़ है वो सेम है। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन रीजनिंग में आराम से बन जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से देखना। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेल्टिंग पॉइंट है जो वो किस पे डिपेंड करेगा? डी इलेक्ट्रॉन पर। जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम देख लो, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड और स्कैंडियम में कितना है? 1 है। तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है भाई, ग्राफ एम से याद रखो, सिंपल है। स्कैंडियम से शुरू होएगा, यहाँ से क्रोमियम तक जाएगा, मैंगनीज में पड़ेगा डिप, फिर से चढ़ जाएगा ये आयरन तक, आयरन से फिर नीचे आ जाएगा कहाँ पे? जिंक पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ये ग्राफ होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन मेटेलिक बॉन्डिंग। रीज़न क्या इसका? टू स्टेबल है। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो क्या हो? स्टेबल हो जाए, ठीक है। सो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है कि वाई डिप इन मेल्टिंग पॉइंट फॉर मैंगनीज एंड आयरन। यहाँ पर टी की जगह FE आना था, FE। कुछ नहीं है, गलती इंसान से होती है। अरे गलती करती ऐसे मत बोलना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो एज दे हैव हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इज लेस। जैसे हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन होगी वो क्या होगी? कम होगी, लेस होगी, ठीक है ना। इसकी वजह से ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिप कर जाता है। तो मेटालिक रिएक्टर पे अगर हम इसके आ जाते हैं, तो मेटालिक रिएक्टर क्या है? बोथ जो इसमें s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है वो दोनों टेक पार्ट करेंगे किसमें? मेटालिक बॉन्डिंग में, ठीक। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अब देख लेते हैं हम। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? इम्पोर्टेंट है ये भी, मतलब कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम हमारे पास जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन ही बनते हैं। सो दिस डिपेंड अपॉन द मेटालिक बॉन्डिंग विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, और आपको पता है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो खुद ही किस पे करेगा डिपेंड? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। क्लियर हो गया?
तो चलो फिर इसी बात पे एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ, ठोको लाइक जल्दी जल्दी। क्लियर है? और बट फिफ्थ और सिक्स्थ की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन चेंज नहीं कर रेगुलर नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पैकिंग की वजह से। ठीक है, डिफरेंट पैकिंग की वजह से इनकी रेगुलर जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो नहीं बन पाती। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो फिर सब्सक्राइब और लाइक बनता है एक। नेक्स्ट आए तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। सो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी डेट एन आयन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन एन गैशियस एटम और आयन हैज़ टू एब्जॉर्ब टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब कम से कम वो एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस जो उसके ऊपर है उससे वो बाहर निकल सके। ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बनेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। सो एक क्वेश्चन है, पहले कमेंट में लिखना, फिर मैं तो बता ही दूंगा। सो वाई द आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। इसका मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए। कर लिया? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये, कर लिया? आई होप सो आपने अभी तक कर दिया होगा कमेंट। ठीक है, तो करते हैं शुरू। मैं तो बताना ही था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? ड्यू टू हाफ filled and fully filled d orbitals। ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी? क्रोमियम और कॉपर की, वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। मजाक को उल्टा ले लो, मजाक का उल्टा आयनाइजेशन को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, पहले कैडमियम सबसे छोटा, जिंक उससे बड़ा और मरकरी सबसे बड़ा। सो नेक्स्ट आया था हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दे शो वेरिएबल वैलेंसीज एज बोथ एज NS और N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो वेरिएबल वैलेंसीज हैं वो टेक पार्ट करती हैं किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। ड्यू टू स्मॉल एनर्जीज ऑफ NS एंड N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे अगर हम बताएं, मैं अगर इसकी अगर एग्जांपल दूं तो आयरन की दूं अगर मैं, तो ये शो करता +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसमें? डी एलिमेंट्स में, डी सीरीज़ में। ये इंपॉर्टेंट है, यस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ +2। ठीक है, बट स्कैंडियम डज नॉट शो +2। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, आराम से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, क्या होता है? 3D1। ठीक, क्लियर? सो अब जो F ब्लॉक एलिमेंट्स की है, जो ये तो ऊपर था डी ऑर्बिटल का, ठीक है ना, नीचे आया था वो हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स को जो मोस्टली शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन सी होती है? +3। ठीक है, एलिमेंट्स मोस्टली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है? सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज रुथेनियम और ओस्मियम हैविंग +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें +6 था ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट, और इसमें क्या है? +8। ठीक,
सो इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को जब हम प्लस कर दें, उनका जब हम सब निकाल लें तो वही हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाता है। ठीक है। सो इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई स्पेसिफिक हमारे पास इसका ट्रेंड नहीं है। कलर ऑफ कंपाउंड्स, ये हमारे पास भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीबीएसई में भी इसके प्रति क्वेश्चन पूछे गए हैं। डीडी ट्रांजिशन होती है इसमें, डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही हमारे पास जो कलर्ड कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो एक ये डायग्राम है, सम ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक एंड यूज इट टू मूव फ्रॉम T2G टू EG। जो T2G टू EG है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा ज़्यादा इसी के ऊपर ये मतलब कि पूरा चैप्टर, तो ये आगे वाले चैप्टर में हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, बट इतना समझ लीजिए कि जो T2G होता है वो नीचे होता है और जो EG होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो ये बना दिया, जैसे हमने विबग्योर लिख दिया है। चलो आपको थोड़ा सा अगर ओड लग रहा है तो नीचे R लिख देते हैं और ऊपर G लिख देते हैं, बन गया विबग्योर, VBGYOR, विबग्योर बन गया ना। ठीक है, तो अब देखो जो B, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देख लिया कि ब्लू है जो हमने ऑब्ज़र्व करवाया है। अगर हमने ब्लू ऑब्ज़र्व करवाया तो हमारे पास जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है वो रिफ्लेक्ट कर लेगा, मतलब कि ब्लू ऑब्ज़र्व होने पर जो विजिबल लाइट होएगी वो किसकी होएगी? ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑरेंज की। ठीक है, ऐसी है वॉयलेट की होएगी जब हम येलो को अगर हमने ऑब्ज़र्व किया तो जो D0 और जो D10 है, ये DD ट्रांजिशन कांट अकर, इनमें कोई भी DD ट्रांजिशन नहीं होती है। क्यों? आपको पता है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, तो क्या वो D0 तो थोड़ा सा भी फील्ड है ही नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन करेक्टर पर होता है ये। आई का सबसे ज़्यादा होएगा, अगर मैं R लूँ तो RI, RBR और RCL का सबसे कम, उससे ज़्यादा RBR और उससे ज़्यादा AGI। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर के साथ साथ ही ये इंक्रीजिंग करता है। क्लियर हो गया? सो आगे आ जाते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें जो N है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इससे हम आराम से निकाल सकते हैं BM। क्लियर हो गया? चलो ओके। सो म्यू नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 0.75 ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो म्यू है वो हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 0.75 से ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर हो गया? सो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो देख लेते हैं अब कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो डी एलिमेंट्स हैं वो कैसे शो करते हैं। तो पहला वेरिएबल वैलेंसीज है इनकी। ठीक है, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया है, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, काफ़ी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसमें, और चौथा है कैपेबिलिटी टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक, सो नेक्स्ट है हम सम इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट। इम्पोर्टेंट है, ये भी आ ही जाता कभी कॉम्पिटिटिव बेस पर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं वो। तो पहला है कि यूज़ ऑफ V2O4 O5 इस कन्वर्जन और किस में SO2 टू SO3, FAS कैटलिस्ट इन हाबर्स प्रोसेस, विल्किंसन कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ डिफिन। ये सभी मतलब कि आपको माइंड में होने चाहिए आपके। ठीक है, और जिगलर नाटा, क्या ही स्टाइलिश नाम है भाई, आ गया ये भी हमारे पास। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस में बिहेव करता है? ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्केन में। ठीक हो गया?
तो हमारे पास जिगलर नाटा जो हमारे पास भाई साहब है, ये हमारे पास कहाँ किस किस से बने हैं, दो चीज़ों से बने हैं, पता चल गया, अंडरलाइन किए हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ये हमारे पास अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, बट जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि इनकी जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है, मतलब कि, ठीक, क्लियर है। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जिन जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया उनको तो 3-4 बार पढ़ कर ही जाना है ना। इनमें से ही कोई ना कोई तो क्वेश्चन केस पे स्टडी में किसी में ना किसी में तो आ ही जाएगा, क्लियर। सो दे आर फॉर्म अलॉयज विद ईच अदर ड्यू टू सिमिलर साइजेस। ये अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके जो साइज़ होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, क्लियर हो गया। एग्जांपल ब्रास आ गई। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के नींव पर, मतलब कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि है प्रिपरेशंस का। इधर से सीधा 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सो पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो, हमारे सिलेबस में इस बार 2 प्रिपरेशंस हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से। इसको मैंने 3 स्टेप में ख़त्म किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमेट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा क्रोमाइट ओर है FeCr2O4, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाया। तो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनकर रेडी हो गया। Na2Cr O4, साथ में फेरस ऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ हो गया। सो कन्वर्जन हम आगे करेंगे किस किस की, सोडियम क्रोमेट टू इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो पहले आपको मैं बता दूं, इजी सारा। पहले हमने क्रोमाइट और टू सोडियम क्रोमेट किया, इसी को उठाकर हमने नीचे रख दिया सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, उसी को नीचे उठाकर रख दिया सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब शुरू करते हैं सेकंड से ही, नीचे ले आए उसको, ठीक है। यहाँ पर NaOH था तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड रखना हमने, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट बनकर रेडी हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, सोडियम सल्फेट हमारे पास बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका SO4 गया वहाँ पर, SO4 था वो चल गया N2SO4 के पास, बाकी ऑक्सीजन यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गया, वरना कि हमने जो वाटर है वो हमें इजेक्ट आउट करना ही था, क्लियर। तो हमारे पास जो लास्ट आता है, लास्ट हमारे पास जो कन्वर्जन आती है वो होती है सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। कुछ नहीं करना, बस जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसमें KCl की उसमें एडिशन कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट बनकर रेडी हो जाएगा। साथ में हमारे पास 2 NaCl भी बाहर निकल आएंगे, क्लियर हो गया, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। इसी बात पे एक चैनल को सब्सक्राइब तो बनता भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 नॉट C2। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं और इनकी जो इसका जो क्रिस्टल होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज रेड। ये MCQ में पूछा जा सकता है, इसको बोल्ड करके लिख लेना। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिख दिया है, स्ट्रक्चर इतना इसका इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो ये बस याद रखना, डाइक्रोमेट है तो 2 क्रोमेट इस साइड में लगा दिए, उसके आसपास सारे के सारे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर देने, ठीक है। और एक ऑक्सीजन ऐसा रखना है जो दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो बनी sp3, ठीक है। और हमारे पास जो बना है वो बना है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये बात एक याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसमें, क्रोमेट के केस में, बट डाइक्रोमेट के केस में ये बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगी, क्लियर। सो नेक्स्ट आ जाता है हमें
हम पोटेशियम पर मैग्नेट पे किया MnO4 पे, ठीक है। इसके बस 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप से ज़्यादा है नहीं है, इसके आराम से हो सकते हैं। पहले में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसिड ओर टू पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। हमने पहले पायरोल्यूसिड ओर को हमने पोटेशियम मैग्नेट में हमने जब कन्वर्जन करी, तो उसके बाद हमने पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में हमने चेंज कर देना है। पायरोल्यूसिड ओर का क्या होता है फॉर्मूला, MnO2, उसमें हमने KOH डाला है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास K2MnO4 आ चुका है। उसके साथ हमारे पास बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। तो इसमें हमने इसकी क्लोरीनेशन कराई, हम ऑक्सीडेशन भी करा सकते थे, बट क्लोरीनेशन थोड़ा सा मेरे को आसान लगा, तो क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन कराई जैसे हमने, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, 2KCl बना और साथ में MnO4 बन गया। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि KMnO4 आना चाहिए था मेरे हिसाब से ना, है ना, क्योंकि 2 Mn यूज़ हो गए, 2 के यहाँ पे यूज़ हो गए, तो 2 के यहाँ पे बचे हैं। तो इसको काटो और यहाँ पे लिखो 2KMnO4, ये बना है। ये बन गया हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला। क्लियर हो गया। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं हम इसकी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या आ गया कि इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो किसके बनते हैं, डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं हमारे पास, डार्क वॉयलेट, ठीक है। हमारे पास किसके बनते हैं, डार्क वॉयलेट कलर के क्रिस्टल बनते हैं। क्लियर, ठीक, क्लियर हो गया ना। लाइक कर दिया होगा अभी तक आपने शायद से चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, और साथ में बेल आइकन भी साथ में प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो इसकी क्या क्या है, टेट्राहेड्रल है, sp3 है, ऑल MnO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। सो अब हम आ जाते हैं इसके F ब्लॉक एलिमेंट्स पे। हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो आ जाते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स पे, जिसमें हमने लेंथेनॉइड का मैंने एक पूरी वीडियो सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, सेपरेट वीडियो पे पहले जाकर देख लेना, ठीक है। लेंथेनियम मैंने बड़े अच्छे तरह से समझाया, लीना सलीना प्रीति ने पम्मी सिमी को मारा, यूरोपियन गया तो TB डायरिया हो गया, ऐसे ऐसे बड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके मैंने समझाया है। तो आई होप सो आप जाकर देखोगे। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है इसकी वो ये आ जाती है N-2F, जो F है वो कहाँ तक जा सकता है, 1 से 14 तक, ठीक है। 1 से 14 तक जाएगा, 5D आ जाएगा और 6X आ जाएगा। क्लियर। सो ये याद रखना कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जो 5D1 होता है वो काफ़ी में यूज़ होता है, जैसे लेंथेनियम हो गया, सीरियम हो गया, गैंडोलिनियम हो गया, ल्यूटेट्रियम हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिक्रीज इन बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। बेसिक करेक्टर का डिक्रीज़ होना, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है लेंथेनियम टू ल्यूटेट्रियम में साइज डिक्रीज़ करेगा। इस पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि हमेशा आता है CBSE में, ठीक है। जब हमें मूव करेंगे लेंथेनियम टू ल्यूटेट्रियम, तो बेसिक करेक्टर है जो वो डिक्रीज़ करेगा, और जो ल्यूटेट्रियम है वो अट्रैक्ट करता है मोर OH आयन स्ट्रॉन्गली, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि वाई लेंथेनियम OH3 इज़ मोर बेसिक देन ल्यूटेट्रियम OH3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
ठीक है। और या फिर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा सा आता है हमारे पास, विच कंपाउंड इज मोर बेसिक। दो हमारे पास ऐसे लिख के हमारे पास दोनों दे देंगे, लेंथेनियम OH3 और ल्यूटेट्रियम OH3 दे देंगे। तो इन दोनों में से हमें मोर बेसिक को आइडेंटिफाई करना और साथ में हमें बोल देंगे एक्सप्लेन। क्लियर। इसका बस एक सिंपल सा एक आंसर है, उसको देख लेना। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, हर बार मतलब कि डालता ही डालता है, फेवरेट इतना फेवरेट है ये उसका। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप सो अब आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। चलो, देख रहे हो आप, लेंथेनियम टू ल्यूटेरियम जब हम मूव करेंगे तो एक पर वर्ड आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसको। जैसे लेंथेनियम OH3 is more basic than lutetium OH cube because क्यूब बोल रहा हूँ 3 OH3 because when we move toward lutetium from lanthanum, basic और basicity decreases। बेसिसिटी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, जो मैंने ग्राफ टाइप दिखाने की कोशिश, डायग्राम टाइप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो इसमें ऐड। मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, ऑल्सो बिकॉज ल्यूटेरियम OH3 attracts अटैक्स को काट ही दो। ठीक है, दोनों टाइम को ये कि हम कोई बात कर सकते हैं OH नेगेटिव और OH आइन स्ट्रांगली। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिनोइड सीरीज़। एक्टिनोइड सीरीज़ का भी फुल आ चुका है हमारे पास वीडियो, इसकी वीडियो जाकर देख लेना। इसमें इतना क्वेश्चन कोई आता नहीं है, वैसे कोई आज तक देखा नहीं है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कभी कभी वीडियो आ जाता है, उसके बस एक सिंपल सी लाइन है, एक सीधी सी लाइन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड्स। क्या आ जाएगा इसमें, पहला आएगा लेंथेनॉइड्स शोज वेरी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम देन एक्टिनोइड्स। मैंने आपको पहले दिखा दिया, एक में +6 है, एक में क्या है +8। लेंथेनॉइड लेस बेसिक होते हैं किसके, अगर कंपेयर करो एक्टिनोइड्स से। तो तीसरा आएगा कि लेंथेनॉइड कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करते इजीली। ठीक है, चौथा आएगा हमारे पास कि एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। बस एक प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है लेंथेनॉइड सीरीज़ में, बाकी कोई नहीं होता। बट जो एक्टिनोइड सीरीज़ होती है वो फुल टू क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है।
ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया होगा अपन सब ने, मेरे को ऐसी होप है। कर लेना प्लीज़, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, संडे यहाँ पर हमारा यहाँ पर चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।